प्रिय विद्यार्थियों, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मैं निरंतर सहायक होने का प्रयास कर रहा हूं। साक्षात्कार की तिथि बढ़ गई है और इस अतिरिक्त मिले हुए समय का हम कैसे बेहतर लाभ ले सकते हैं, यही हम सबका प्रयास है। पटेल ट्यूटोरियल में निरंतर मॉक इंटरव्यू जारी है और साथ ही हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके विद्यार्थियों का दृष्टिकोण स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक छात्र ने मुझसे आनंद शब्द का अर्थ पूछा क्योंकि उनका नाम आनंद है। तो किसी हम नए मुद्दे पर चर्चा करें, इससे पहले उस शब्द के अर्थ पर जाते हैं। जब हम बहुत विस्तार से जाते हैं तो ब्रह्म के स्वरूप को सत्य, चित और आनंद कहा गया है, इसलिए ब्रह्म को कहते हैं सच्चिदानंद। सुख और खुशी से ऊपर की अवस्था आनंद है। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परम ब्रह्म से संबंधित ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, तब वह आनंद की स्थिति में आता है। बहुत ही आत्मिक शांति और आध्यात्मिक खुशी की अवस्था को आनंद कहते हैं। सुख का विलोम शब्द दुख मिलेगा, खुशी का विलोम शब्द गम मिलेगा, हर्ष का विलोम शब्द विषाद मिलेगा, लेकिन आनंद का आप विलोम शब्द खोजेंगे तो आपको आनंद का विलोम शब्द खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो सामान्य अर्थों में हम आनंद को खुशी, हर्ष, सुख इत्यादि का पर्याय मान सकते हैं, लेकिन आनंद सुख से भी उच्च अवस्था है। सुख दुख सबसे परे की अवस्था है, अपने को जानने की और इस संसार को समझने के ज्ञान की अवस्था आनंद है। ये उसका एकदम सही अर्थ होता है दर्शन की भाषा में। आज हम अपने इंटरव्यू बोर्ड में क्या प्रश्न कर रहे थे और उनसे छात्रों को कैसे मदद मिल सकती है, अब इस पर हम फोकस होते हैं। जैसे कि किसी ने अपनी हॉबी लिखी थी कि मैं छत्तीसगढ़ी गीत गाता हूं। हमारे बोर्ड में आज मेरे साथ मिथिलेश सर थे जो केमिस्ट्री के जानकार हैं और हमारे साथ पर्यावरण लगातार लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ आकाश शर्मा सर थे जो छत्तीसगढ़ और अन्य भी कई टॉपिक छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त भी हमारे संस्थान में पढ़ाते हैं। तो हम तीनों ने मिल करके छात्रों के लिए मॉक इंटरव्यू आज ऑर्गेनाइज किया। जो जिसने हॉबी लिखी थी कि मैं गीत गाता हूं, उनसे एक सामान्य सा प्रश्न आया कि आप राज्य गीत को बताएं, जस गीत और जगार गीत में अंतर आप बताएं। ऐसा एक छोटा सा प्रश्न किया गया। बायो से संबंधित विद्यार्थी आए हुए थे, बहुत सारे लोग, जिनका बायोडाटा बता रहा था कि वो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो उनसे जंतु जगत का वर्गीकरण ये प्रश्न पूछा गया। फॉल्स फिश क्या होती है ये प्रश्न पूछा गया। बार बार इंटरव्यू बोर्ड इसको पूछते रहता है, आप लोग जानते होंगे। स्टार फिश के नाम में फिश जुड़ा है, वो मछली है कि नहीं है। समुद्री घोड़ा मछली है कि नहीं है। इकाइनोडर्मेटा है ना, जो जंतु जगत के वर्गीकरण में आता है, या अन्य सामान्य वर्गीकरण, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, ऐसा आप शुरुआत करें जूलॉजी की। ब्लड ग्रुप क्या है ये आप जानते रहें। RH फैक्टर क्या है आप जानते रहें। डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे जुड़ी हुई बातें आप यदि बायो के स्टूडेंट है तो जानते रहें। पोषण क्या होता है, भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं, विटामिन की सामान्य जानकारी आप जानते रहें। इस तरह की चीजें आप बायो से जुड़ करके जानें, ये आज हम बोर्ड में पूछ रहे थे। ठीक है। MSc फिजिक्स थे एक विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी का भौतिक शास्त्र तो रहता ही है साइंस में, तो उनसे क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में अंतर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग और न्यूटन का जो सिद्धांत है, हाइगन का तरंग सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, फिर डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या है, नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीय वैज्ञानिकों को मिला है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में किसे मिला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की जब भी बात आती है तो तारों का जीवन चक्र क्या है, ब्लैक होल क्या है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, और साथ ही साथ हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल, यहाँ तक फिजिक्स से संबंधित प्रश्न पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। हार्स पावर क्या है, हार्स पावर में ही क्यों नापा जाता है किसी मशीन की शक्ति को, शक्ति ऊर्जा में क्या अंतर है, एंट्रोपी एंथैल्पी में क्या अंतर है, इस तरह के सारे प्रश्न होते रहेंगे। विविध प्रश्नों में कुछ प्रश्न आज पूछे जा रहे थे। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर बताइए, कलचुरियों का सारंगढ़ में क्या योगदान है, भारतीय न्याय संहिता के बारे में अपने विचार दीजिए। SDM के रूप में हिंसा की स्थिति में आप फंसते हैं तो आप उस क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे। शाकंभरी योजना, सौर सुजला योजना, कृषि उन्नति योजना, यह भी आज की चर्चा में बार बार पूछा गया। कुछ विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ी में बातचीत करने के लिए प्रेरित किया गया जिनका संबंध कृषि से था, उनसे खेतीबाड़ी में अंतर, मिलेट मिशन, श्री अन्न इत्यादि प्रश्न पूछे गए। गार्बेज कैफे को लेकर के प्रश्न हमने किया, धर्मांतरण से संबंधित प्रश्न किए गए।
हिंदी लिटरेचर के एक विद्यार्थी ने मुझसे मांग की थी कि हिंदी लिटरेचर से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक आप सामान्य अपनी समझ का विकास करें। जैसे मैंने हिस्ट्री के विद्यार्थियों की मदद के लिए बताया था कि हिस्ट्री में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें खुद प्रश्न जनरेट करना आना चाहिए। हर सब्जेक्ट में ये स्थिति होती है। लिटरेचर हिंदी में यदि किसी विद्यार्थी ने एमए किया हुआ है या बीए में उसका लिटरेचर हिंदी सब्जेक्ट रहा है, तो पहला प्रश्न जो सबसे पहले बनता है परीक्षकों का मन में आते रहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास से पहला प्रश्न बनने का सबसे ज्यादा संभावना बनता है। यहाँ सबसे ज्यादा संभावना बनती है। तो फिर जब हिंदी साहित्य के इतिहास पर आप विचार करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप काल विभाजन बताएंगे, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। फिर आदि काल को आदि काल क्यों कहा गया, आदि काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या रही, रासो काव्य क्या है, ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में सहज रूप से आने चाहिए। भक्ति काल में किस कवि ने आपको प्रभावित किया, और कम से कम यदि भक्ति काल की चर्चा होगी तो सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति में अंतर आपको पता रहना चाहिए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान जैसे महान कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। जब आप रीति काल में जाएंगे तो रीति काल को रीति काल क्यों कहा गया, इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये आप जाने। जब आप आधुनिक काल में आएंगे तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब आप जाने। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए साहित्यकारों को जाने, यदि आपकी कविता लिखनी हॉबी है या आपका लिटरेचर से संबंध है। प्रमुख उपन्यासकारों के नाम जाने। मुंशी प्रेमचंद अलग से आप तैयार रखें, जयशंकर प्रसाद अलग से आप तैयार रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आपकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप हिंदी साहित्य के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समझाइए, ये आपको तैयार रहना चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, प्रहसन से आप क्या समझते हैं, प्रेमचंद के पहले के उपन्यासकार, प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार, ये आप बताएं। एकांकी, नाटक और प्रहसन में अंतर आप जानकर रखें। कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे थे, आध्यात्म और धर्म में अंतर, तो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए आध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है। कुछ विद्यार्थियों का कॉमर्स है तो उनसे डबल एंट्री क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, सीए के कार्य क्या हैं। फिर कॉमर्स के विद्यार्थियों से सामान्य तौर पर इकोनॉमी के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जीडीपी क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रगति, इस तरह के प्रश्न उनसे रहते हैं। आप इन प्रश्नों को अपने अपने बायोडाटा के अकॉर्डिंग तैयार करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपकी तैयारी निरंतर होती रहे। जैसे एक मालदीव के साथ हमारे संबंधों को लेकर निरंतर अभी चर्चा बनी हुई है। हमने लक्षद्वीप को, हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को हमारे पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में चुनने के लिए भारतीयों को प्रेरित करने का प्रयास किया। क्यों किया, आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि मालदीव के साथ हमारे बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं। हमारे भारतीयों के द्वारा निरंतर वहां पर्यटन के लिए जाने की प्रक्रिया और साथ ही साथ उस क्षेत्र के से हमारा जो जुड़ाव है, हमने उसकी रक्षा के लिए कभी ऑपरेशन कैक्टस चलाया, कभी हमने वहां पर मालदीव के कार्यक्रमों में निरंतर सहायता की, विकास के कार्यक्रमों में। और हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने बेहतर संबंध रखते हैं। विस्तारवादी नीति के हम पक्ष में नहीं रहते, लेकिन हमारा एक पड़ोसी है चीन, जो विस्तारवादी नीति के पक्ष में रहता है। यदि वो किसी देश को लंबी आर्थिक सहायता देता है तो उसके साथ में उसका विस्तारवाद का मुद्दा भी जुड़ जाता है। तो चीन का प्रभाव अभी मालदीव में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है और उस चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण मालदीव और हमारे संबंधों में क्या तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, जैसे मैं आपको बार बार समझा ही रहा हूं। मैं अपने चैनल में प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी अंक, फरवरी अंक, मार्च अंक, ये सब अपलोड कर ही चुका हूं। इन्हीं अंकों में आप जो आर्टिकल दिए जा रहे हैं, जिनको इंटरव्यू की खास तैयारी करनी है, वो इस तरह के आर्टिकल को पढ़ें। जब आप विस्तार से सही आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी और किसी भी मुद्दे पर आप स्पष्ट रूप से बोल सकेंगे। भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती दूरियां, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको एक दृष्टिकोण बनाने में सहायक निबंध है। मेरा निवेदन है आप इसे जरूर पढ़ें। फिर देखिए, इसी अंक में एक और अच्छा निबंध या एक और अच्छा लेख आपके लिए मुझे लगा, जो आपको जरूर जानना चाहिए। डीप फेक का सामाजिक खतरा, ये प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी या मार्च का अंक है, आप देख लीजिएगा। डीप, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, डीप फेक का बढ़ता सामाजिक खतरा। तो डीप फेक के बारे में इंटरव्यू का विद्यार्थी जरूर जाने। एआई और एआई का अद्भुत कमाल, डीप फेक क्या है, डीप फेक कैसे बनता है, डीप फेक
डीप फेक को लेकर के क्या कानूनन स्थिति बन सकती है, इससे खतरा क्या है। इसी तरह से इसी अंक में एक और बहुत अच्छा लेख दिया हुआ है आपके लिए, वो एआई से संबंधित लेख है, कहीं न कहीं पर मिलेगा, उसे भी आप पढ़ें। तो ये अंक, और मैं नेक्स्ट अगली मुलाकात जब भी आपसे करूंगा तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे और बेहतर चर्चा करूंगा। इस अंक का ये अंक कौन सा है, बस मैं आपको अभी ये बता करके अपने इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा कि कौन सा अंक है, आप इसे देख पाए। ये प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी अंक है। आप प्रतियोगिता दर्पण के हर अंक को देखें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, और उस प्रत्येक अंक में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो लेख दिए गए हैं वो आपका दृष्टिकोण बनाने में मददगार साबित होंगे। अन्य किस मुद्दों पर आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता है, हमें बताएं। साक्षात्कार का सिलसिला निरंतर पटेल ट्यूटोरियल में जारी है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।